नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस यूनिट के अंदर अपन 4 मेजर टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे। पहला टॉपिक अपना कूलाम बल का, दूसरा टॉपिक अपना विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का, और थर्ड टॉपिक अपन पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का, और फोर्थ अपन कैपेसिटर का यानी जो संधारित्र वाला है, कैपेसिटेंस यानी धारिता वाला जो चैप्टर है वो अपन कंक्लूड करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लगभग इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं अपने, और एक इलेक्ट्रिक करंट है जो इसके बाद अपन शुरू करने वाले हैं। तो आज अपन जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है कूलाम बल से अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपनी एक यूनिट है। उस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है कूलाम बल और विद्युत क्षेत्र। तो अपन कूलाम बल से शुरू करने वाले हैं कि यार सबसे पहले कि कूलाम बल क्या होता है। कूलाम्स लॉ, कि कूलाम्स लॉ क्या होता है। मैं बात करूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं कूलाम का बल। ठीक है, तो कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो आवेशों यानी दो चार्जेस के बीच में क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया था कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो कितना लगता है। अब ऑब्वियसली बात है, आपके पास दो चार्ज होंगे जिन्होंने एक चार्ज है आपके पास Q1, दूसरा चार्ज है आपके पास Q2, और इनकी जो बीच की दूरी है वो मान लो आप कितनी है आपके पास R। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों दो तरीके का हो सकता है, उसकी प्रकृति दो तरीके की हो सकती है। या तो वो आकर्षण का यानी अट्रैक्शन का हो सकता है, या फिर वो रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण का हो सकता है। उसका व्यवहार कि या तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे या एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, लेकिन कूलाम बल आकर्षित करेंगे या फिर प्रतिकर्षित करेंगे इसके बारे में जानकारी नहीं देता है। कूलाम बल उनके बल के बारे में बताता है कि भले ही वो चाहे से आकर्षण का निकले या फिर प्रतिकर्षण का निकले, इसको कोई मतलब नहीं है कि आकर्षण का है या फिर प्रतिकर्षण का है। ठीक है, सबसे पहली शर्त जो कूलाम बल की है वो क्या है कि Q1 और Q2 सबसे पहले बहुत छोटे चार्ज होने चाहिए, यानी नन्हे मुन्ने से हमारे चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज जिसको आप बोल सकते हो सिंपल। तो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, और दूसरी बात रुके हुए होने चाहिए। पॉइंट चार्ज होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, तभी इसका नाम स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। तो Q1 और Q2 दोनों रुके हुए हैं और बिंदुवत चार्ज है यानी पॉइंट चार्ज है। तो दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है उस बल के बारे में जानकारी कौन देगा, आपका कूलाम बल। तो कूलाम साहब ने क्या बताया कि इन दोनों के बीच में ये जो बल लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होती है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि यार ये जो बल लगेगा ना वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो ये Q1 और Q2। ठीक है, अब कई बच्चे इसमें पैनिक हो जाते हैं, कई बार यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, एक नेगेटिव दे देता है एक पॉजिटिव देता है, तो बच्चे यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव रख देते हैं और इसका आंसर माइनस में निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आंसर आपका हमेशा किस में आएगा, मोड में, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है आपको। मतलब इसके परिमाण से ही मतलब है, इस ये आवेश कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए अपन को, बस इसके दोनों के मान से मतलब होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब, जैसे मान लो कि मान लो ये -2 है और ये -3 है, डजेंट मैटर, मैं इसको 2 लूंगा इसको 3 लूंगा, माइनस प्लस से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यूज केवल मेरे को परिणाम पुट करना है, उसका प्रकृति कैसी है तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरा उन्होंने बताया कि इनके बीच में जो बल लग रहा है वो इनकी बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर करो और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों को जब अपन कंबाइंड रूप से लिखते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, अच्छा दोनों का, अच्छा एक बार इसको समानुपाती में लिख लो, फिर बाद में बराबर वाला भी आपको बताते हैं। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, ये Q1 और Q2 के तो क्या है, समानुपाती है, और उनके बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जब अपन आगे चलेंगे इसमें तो फिर क्या होगा, तो अभी आपके पास आपको पता चला कि जो F समानुपाती आया है वो क्या है, K, सॉरी K तो क्या, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब इस समानुपाती के साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं K। ठीक है, ये कांस्टेंट की
को बोलते हैं अपन के, और जो के है वो क्या है, के एक स्थिरांक है यानी कांस्टेंट है, ठीक है। और जो के की वैल्यू होती है निर्वात के लिए, ध्यान में रखना, निर्वात के लिए जो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, वो है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है ये, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको ऐसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। आपके पास ये हो जाएगी आपके पास परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी वैल्यू डिफाइन होती है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है ई नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपके पास कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है, अच्छा ये वैल्यू निर्वात के लिए ही है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि अभी मैंने लिखा है इट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम नॉट एनी मीडियम, ठीक है, तो बात ध्यान में रखना। अच्छा, तो ई नॉट की वैल्यू है, अब जब आपको पता है 4 पाई भी कांस्टेंट है, ई नॉट भी कांस्टेंट है, जब ई नॉट की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो के की एक स्पेशल वैल्यू मेरे लिए निकलती है, वो निर्वात के लिए निकलती है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। के की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी निर्वात दिया जाए या फिर सवाल में बोला नहीं जाए कि कोई माध्यम इसमें उपयोग हुआ है, तब आपके लिए आप जो के की वैल्यू रखोगे वो कितने रखोगे, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो सिंपल सी बात थी कि आपको के की वैल्यू ये रखनी है। अच्छा, कभी कभी सवाल में, अच्छा ये जो बल आया है वो बल आप ध्यान रखना, बल की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, के यहाँ पर एक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है अगर मेरा माध्यम निर्वात है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात है आर उनके बीच की दूरी होती है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि इसमें हमको कोई माध्यम दे दिया जाता है कि अगर कोई माध्यम हो तो बल का मान कितना होगा। तो सिंपल अगर आप निर्वात के लिए बल की वैल्यू लिखोगे तो आपको पता है कि बल जो आएगा वो आएगा मेरे पास के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैं मोड नहीं लगा रहा बार बार, क्योंकि जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर केवल परिमाण रखने वाले, माइनस प्लस नहीं रखेंगे। अच्छा, इसको अपन लिख सकते हैं निर्वात के लिए, मैं F0 लगा रहा हूँ यहाँ पे, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। ये निर्वात के लिए मैंने इस्तेमाल करी है। अगर मैं किसी माध्यम के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा FM, तो यहाँ पर ये जो ई नॉट है, ई नॉट की जगह मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, 4 पाई EM इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो EM क्या है, EM देखो वो क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता यानी वैक्यूम की परमिटिविटी, ये क्या हो जाएगी, मीडियम की परमिटिविटी यानी माध्यम की विद्युतशीलता। तो EM मैं यहां लिख देता हूं, EM क्या है, EM है मेरे पास माध्यम की विद्युतशीलता, और इंग्लिश में इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसकी वैल्यू अलग होती है किससे, ई नॉट से। इसलिए जब भी आपके पास माध्यम आए तो आप के की वैल्यू को, क्योंकि के तो पूरा ही है ना ये, अब ई नॉट की जगह ये हम लिख दोगे तो उसकी तो वैल्यू चेंज हो गई। अब वैल्यू चेंज हो गई तो वो 9 × 10⁹ नहीं रहेगी, वो कुछ भी हो सकती है। वो कैसे अपन पता करेंगे, वो अपन अभी निकालते हैं आगे कि सवाल हमारे पास कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा कि वैल्यू EM की वैल्यू कितनी लेनी है। या तो वो सवाल में अपन को देगा अलग से EM की वैल्यू इतनी है, वरना अपन को कुछ एक नई वैल्यू दे देगा जिसको अपन पैरावैद्युतांक पढ़ते हैं बोलते हैं। तो देखते हैं अभी पैरावैद्युतांक क्या होता है। तो आपने पास एक निर्वात की जो बल आया वो इतना आया, और जो माध्यम का जो बल आया वो इतना आया। अगर मैं निर्वात की और माध्यम की बल को अगर तुलना करना चाहूं तो क्या करूंगा, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, दो से समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ देखो आप, जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, FM अपॉन F0 बनेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है।
अब जो एफ एम अपन एफ नॉट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ई नॉट तो ऊपर चला जाएगा और ई एम नीचे आ जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं पहले, अगर कंफ्यूजन हो तो। ये वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये एफ एम की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मीडियम का फोर्स। एफ नॉट क्या है, निर्वात का फोर्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, ई नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एफ एम अपॉन एफ नॉट। अच्छा, ई नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ई एम कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये क्या आ गया, एक स्पेशल रेशियो आ गया, ठीक है, एफ एम अपॉन एफ नॉट। तो एफ एम और एफ नॉट ई नॉट अपॉन ई एम, तो कई के बार क्या होता है अपन को ये नहीं देता, इसका एक रेशियो दे देता है, जिसको अपन पैरावैद्युतांक पढ़ते हैं। पैरावैद्युतांक क्या होता है, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। एक नया टॉपिक है, देखो सिंपल अपने पास अपन ने लिखना सीख लिया कि भैया इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो पैरावैद्युतांक देखिए आप। अच्छा, इसकी वैल्यू को एक जो कांस्टेंट बोलते हैं, ये होता है ई आर, क्या बोलते हैं इसको, ई आर। ई आर, ये जो रेशियो मैंने बताया, ई नॉट अपॉन ई एम को, इसको बोलते हैं ई आर। और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। निर्वात के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1 होती है। तो ई नॉट बराबर ई एम हो जाता है, तो ई एम की जगह ई नॉट ही लिखते हैं, सिंपल सी बात। पैरावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा कि भैया निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ई आर कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि यार ये जो मेरे पास पैरावैद्युतांक है, इसका यूज कहाँ आएगा, तो आपको सवाल में ये नहीं देगा कि ई नॉट कितना है या ई एम कितना, आपको बस ई आर दे देगा। बोलेंगे कि एक निर्वात के अंदर दो आवेश रखे हुए हैं इतना इतने कूलाम के, इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है, तो इनके बीच में बल कितना होगा, तो हम बल निकालेंगे, ठीक है। अपने पास एक बल आ जाएगा। लेकिन सवाल क्या पूछेगा, सवाल हमसे बोलेगा अगर इन दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी दूसरे माध्यम में रख दिया जाए जिसका पैरावैद्युतांक इतना है, तो बल का मान पहले की तुलना में कितना हो जाएगा। सिंपल सवाल ये। तो आपको बस डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि यार एफ एम अपॉन एफ नॉट बराबर ई नॉट अपॉन ई एम होता है, जिसकी वैल्यू ई आर होती है। तो वहां पर पैरावैद्युतांक की वैल्यू लिखेंगे, एफ नॉट अपन को पता होगा, उसको उससे गुणा कर देंगे, तो इतनी गुणा उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, पैरावैद्युतांक का मतलब क्या है। अच्छा, दूसरी बात, इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं, या तो अपन बोल सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, क्योंकि अनुपात ले लिया ना अपन ने। और इसी चीज को अगर मैं बोलूंगा इंग्लिश में, तो इसको बोलूंगा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलूंगा इसको, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर ई आर आपका पैरावैद्युतांक आप कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो आई होप आपको कूलाम बल तो समझ में आ गया होगा। कूलाम बल की जो पहली शर्त थी वो क्या थी कि ये दोनों आवेशों जो दोनों आवेश आपने लिए हैं वो या तो बिंदुवत होने चाहिए, और दूसरी बात वो स्थिर होने चाहिए, मतलब हिलने डुलने नहीं चाहिए। तो उसके लिए ये फोर्स वैलिड होता है, दूसरी बात। अच्छा, एक चीज और आती है कि यार ये जो बल लगता है, मान लो कि Q1 और Q2, Q1 इसके ऊपर एक बल लगाएगा, मान लो एक दोनों का अगर पॉजिटिव मानो, तो ये बल इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो आपके पास आपने इसकी डायरेक्शन बनाई, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इन दोनों लाइनों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसके अनुदिश होती है। अब ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। तो देखो दोनों लाइन की, इस लाइन के अनुदिश ही तो आ रहा है ये बल, तो ये बल इसके अनुदिश आएगा। तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो कि यार ये जो बल लगता है, इसकी जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके अनुदिश होती है। तो सिंपल इस तरीके से आप बात कर सकते हो। दूसरी बात, आपके पास ई आर और ई नॉट ये इस तरीके से वैल्यूज आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपन को बात समझ में आ गई कि यार अगर ये इस तरीके से अनुपात दिया हुआ हो, तो अब सवाल किस तरीके से बनता है ये भी देख लीजिए आप। मान लो पहला सवाल तो सिंपल कि दो आवेश रखे हुए हैं Q1 एंड Q2, एक की वैल्यू है आपके पास मान लो 4 कूलाम, और दूसरे की वैल्यू है आपके पास मान लो 3 कूलाम, और आपको ऐसे बोल दिया गया कि इनके बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर है। तो बताइए इनके बीच का जो बल होगा वो कितना होगा। तो पहला सवाल, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल निकालिए इन दोनों के बीच का। सेकंड नंबर सवाल ये आपसे पूछ सकता है कि अगर इनके बीच के अंदर ए आर बराबर 2 का कोई माध्यम रख दिया जाए, तो बल का जो नया मान बनेगा, ऑब्वियसली बात है बीच में माध्यम आ जाएगा, तो बल का मान
कितना होगा। सिंपल एक आपसे ये पूछ रहे हैं। पहले तो इसने अपन को कुछ नहीं बोला ना कि यार कुछ लिखा हुआ तो अपन निर्वात मान के चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल बनता है पहला। अपन डायरेक्टली एक बल का मान निकाल सकते हैं। बल का मान कितना आएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुना 10 की घात 9, क्योंकि मैं केवल बल निकाल रहा हूँ सिंपल, क्यों मेरे को अभी बोला नहीं निर्वात मैंने रखा है, मेरा वजन रखने के बाद वो बाकी सारी वैल्यूज करूंगा। तो वैल्यू आ जाएगी 9 गुना 10 की घात 9 गुना Q1 कितना है, Q1 हो जाएगा आपके पास 4 कूलम, ठीक है। और Q2 कितना हो जाएगा आपके पास 3 कूलम अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, जब इनको गुणा करूंगा तो एक 10 की घात 9, 4 तो ये 12 हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो 4 तो ये 12 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 9 तो 27 हो जाएगा, ये आ जाएगा 27 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। भाई फोर्स का मात्रक तो न्यूटन ही होता है ना, तो ये इतना बल आ जाएगा इसके पास। अब दूसरा सवाल हमसे पूछा है कि ए आर बराबर 2 है तो एफ एम की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी आपने एक पिछले वाले स्लाइड में देखते हैं अपन, तो पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा कि एफ एम और एफ नॉट क्या होता है, ए आर होता है। तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 2, तो आप इसे क्या कर दो 2 से गुणा कर दो, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा, तो 54 गुणा 9, 54 गुणा 10 की घात 9, क्योंकि अभी 27 आया, तो इसको आप इससे गुणा कर दीजिए। सिंपल आपको पता है एफ एम अपॉन एफ नॉट कितना हो जाएगा आपके पास ए आर, पिछले वाले स्लाइड में देखिए। तो इस तरीके से अपन बातें कर सकते हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो ये वैल्यूज बनता है या क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके से बनता है कि आपके पास एक ये दे दिया जाएगा Q1, और मान लो 2 समान आवेश है, 2 समान आवेश है, उनके बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर है, और इनके बीच में जो बल लग रहा है वो बल का मान आपको देते मान लो 75 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन है। इनके बीच का प्रतिकर्षण का जो मान है, F प्रतिकर्षण बोला उन्होंने, सवाल के अंदर दे रखा होगा कि इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो 75 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन है। तो इस आवेश के मानों को आप निकालिए, इन दोनों आवेशों के मान, आपके पास दूरी का वैल्यू दे देगा। तो फिर क्या करेंगे आप, सिंपल एक बल फोर्स का आपको पता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का बल होता है। तो बल आपको दे रखा है 75 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। दूसरी बात के की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू है Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर, सिंपल। तो आप क्या करोगे, Q स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 75 गुणा 4 अपॉन 10 की घात 9 भी है मेरे पास, अपॉन 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बस इसको इधर ले आऊंगा और ये 2 दूनी 4 है उसको ऊपर भेज दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू है, जो भी कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से मैं Q की वैल्यू निकाल लूंगा। जो भी आप करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली, कि ये इसका रूट ले लोगे आप, Q की वैल्यू निकालोगे तो रूट आ जाएगा टोटल 75 गुणा 10 की 4 गुणा 10 की घात 9 बटे 9 गुणा 10 की घात 9। तो अब ये जो आंसर आएगा ये Q की वैल्यू आएगी, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये Q की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपका एक सवाल बनता है कि यार दोनों आवेश है, उनके बीच की दूरी 2 मीटर है, उनके बीच में बल इतना लग रहा है, दोनों आवेशों का मान आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकालोगे, बस सिंपल इन दोनों को गुणा करोगे और मतलब यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, Q1 Q2 Q स्क्वायर लिखोगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा कूलाम के अंदर, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, आवेश निकाल रहे हो, सिंपल। तो एक सवाल ऐसे बनता है। अच्छा, और सवाल किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। और सवाल ऐसे बनते हैं कि मान लो कि आपके पास 2 आवेश रखे हुए Q और 2 समान आवेश रखे हुए ऐसे मान लो Q, और इनके बीच की दूरी है R, इनकी बीच की दूरी है R, और किसी तीसरे आवेश, मान लो किसी तीसरे आवेश को Q को कहाँ रखें। सवाल ये बनता है कि 2 आवेश है, ठीक है, जो R दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, किसी तीसरे आवेश को हम कहाँ रखें इनके मध्य में, कि
इसके ऊपर बल कितना हो जाए, 0 हो जाए, इसके ऊपर बल कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो सबसे पहली बात आती है कि यार अपन अब क्या करें, तो सिंपल अपन कुछ भी नहीं करते हैं, एक चार्ज को लेके आते हैं, हम बोलते हैं कि इसको हम x दूरी पर रख देते हैं यहां से, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा भैया इस आवेश से कितनी दूरी पर रखूंगा, इस आवेश से कितनी दूरी पर रखूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल पहले देखूंगा कि इस आवेश के कारण इस आवेश के कारण इस पर बल किधर लगेगा, इस आवेश के कारण इस पर बल किधर लगेगा। तो अभी करते हैं अपन कि अब मैं बोलूंगा कि इस आवेश के कारण जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा और इस आवेश के कारण जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, मतलब इसको एफ बी नाम दे देता हूँ और एफ ए दे देता हूँ, ठीक है। अगर एफ ए और एफ बी आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों की वैल्यू अगर समान हो जाती है तो इसके ऊपर बल कितना हो जाएगा, 0। ये मुझे करना है कि कहाँ रखना है, तो मैं बोलूंगा कि एफ ए और एफ बी को मुझे कहाँ क्या करना है, 0 करना है। तो एफ ए की वैल्यू निकालूंगा, तो एफ ए क्या है, इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला बल। तो बल निकालने का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, वो क्या होता है, के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, एफ बराबर के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। और सिंपल के जो वैल्यू है आप रख दीजिए यहाँ पर, एफ ए, इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये दोनों आवेश है क्यू और कैपिटल क्यू, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, एक्स, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, आर माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपन रख देते हैं एफ ए जो आएगा मेरे पास कितना आएगा, के क्यू1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू, और ये हो जाएगा कैपिटल क्यू, और इनके बीच की दूरी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ बी क्या आएगा, एफ बी आएगा मेरे पास कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, मतलब के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, आर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन रख देंगे और क्या होगा, देखो के क्यू 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 कट गया यहाँ से, फिर यहाँ पे नीचे 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r माइनस एक्स का स्क्वायर बच गया। अब क्या करना, कुछ भी नहीं करना, 1/r स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट ले लेना, तो ये आ जाएगा 1/x, हो जाएगा 1/r माइनस एक्स। फिर यहाँ से क्या करना, x की वैल्यू निकाल लेना, इसको इधर मल्टीप्लाई करना, इसको इधर मल्टीप्लाई करना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे r/2 वैल्यू आ रही है, देखो सिंपल r माइनस एक्स को इससे गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया, तो ये r हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x, x बराबर कितना हो जाएगा r/2। यानी आप इसके अगर मध्य में रख दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि अभी मध्य में क्यों रखा, क्योंकि ये आवेश और ये आवेश क्या दोनों सेम, अगर दोनों सेम नहीं है तो वैल्यू कहीं भी हो सकती थी, क्योंकि इसके थ्रू जो बल होता है वो मान लो इसके थ्रू जो बल इधर लग रहा है वो ज्यादा होता है, इसके थ्रू बल मध्य में, मध्य की बात कर रहा हूँ ना, तो ज्यादा होता है, फिर अपन को थोड़ा सा घसकाना पड़ता है कि भैया कहाँ पर ऐसी वैल्यू हो रही है कि ये जो बल का मान है एकदम सेटिस्फाई हो जाए और यहाँ पर बल का मान कितना हो जाए, 0। लेकिन तरीका आपके पास यही होगा कि आप क्या करोगे, बीच में आवेश को रखोगे, x डिस्टेंस मानोगे, यहाँ से r माइनस एक्स हो जाएगी, जितनी भी दूरी होगी उनके बीच को माइनस करोगे, इसके ऊपर बल निकालोगे। बल की दिशा भी जरूर देख लेना, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो आवेश दे रखे होता है वो एक माइनस की होता है, एक प्लस की होता है, सिंपल। फिर आप बोलते हो कि सर यहाँ पे एक आवेश रख देते हैं और इसके ऊपर बल 0 कर देंगे, लेकिन होगा ही नहीं 0 यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मान लो ये आवेश है, ये आपने कैपिटल क्यू रखा धनावेश, तो ये क्यू माइनस क्यू को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो दोनों बल एक ही दिशा में हो जाएंगे, तो क्या ये दोनों बल एक दूसरे को कम कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे, तो कभी भी बल का मान 0 हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बीच में रख दो। फिर ऐसे सवालों में आप क्या करोगे, इसको बाहर रखने की कोशिश करोगे। अब बाहर कैसे रखोगे, मान लो आप या तो हो सकता है यहाँ पे इस जगह पर रखोगे, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे रखा आपने क्यू को, कैपिटल क्यू को, फिर आप क्या बोलोगे कि यार माइनस क्यू इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और प्लस क्यू इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि यार यहाँ पर बल का मान 0 हो जाए। इसी तरीके से अगर मैं आवेश को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, क्योंकि ये इसको आकर्षित करने की कोशिश करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा, डिपेंड करता है कि यार सब पता क्या चलेगा इधर ही रखना है या फिर इधर रखना है, तो ये डिपेंड करता है इनके चार्जेस के ऊपर कि कौन सा चार्ज बड़ा है। कि ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लो ये चार्ज बड़ा होता, तो बड़ा होता तो इसके ऊपर ये जो प्रतिकर्षण का बल ज्यादा लगाता और ये बाण थोड़ा कम लगता, तो ये कभी यहाँ 0 हो ही नहीं सकता था। तो जो बड़ा चार्ज उसके जस्ट अपोजिट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके अपोजिट आपको रखना पड़ेगा। सिंपल आप क्या करना, इसको यहाँ रख देना, जैसे मान लो क्या एक सवाल ले ही लेते हैं अपन नया, क्या मान लो ये रखा हुआ है, यहाँ पे मान लो 2 कूलाम रखा हुआ है, यहाँ पे 4 कूलाम रखा हुआ है, तीसरा आवेश है Q,
उसको कहाँ रखें, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ तो रख नहीं सकते, क्योंकि जो भी अपन लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव मान के लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो अपन रख नहीं सकते, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। अभी आपको मैंने समझाया, ये एक बल इधर इसको आकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, दोनों बल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इसके ऊपर बल का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो अपन सिंपल सी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि भैया यहाँ तो आपके पास -2 हो गया, यहाँ पे 4 कूलम आवेश हो गया आपके पास, 4 कूलम ज्यादा बड़ा है, तो अगर मैं इसके पास रखूंगा तो इनकी बीच की दूरी भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बल का मान बहुत ज्यादा आएगा। मान लो इनके बीच की जो दूरी दे रखी है आपको, वो 2 मीटर की दे रखी है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे कि मान लो आपने यहाँ रख दिया आवेश, तीसरा जो आप लेके आ रहे हो कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 कूलम की वजह से यहाँ पे जो बल आएगा वो ज्यादा आएगा। ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जितनी ज्यादा दूरी कम होगी बल का मान उतना ही ज्यादा होगा। और यहाँ पर बल वैसे ही 2 कूलम चार्ज है, तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वो वैसे ही कम लगेगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा लगेगा। और ये वाली जो वैल्यू आएगी इस, अच्छा, ये जो -2 कूलम आएगा वो तो इस तरफ आएगा, सॉरी, और 4 कूलम की वजह से ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, वो उधर आएगा। तो इस बल का मान क्या होगा जो 4 कूलम की वजह से लग रहा है, ये ज्यादा होगा, और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार यहाँ पर कभी भी बल का मान 0 नहीं हो सकता। इसके लिए मैं इसको कहाँ रखूंगा, कहीं यही यही कहीं पर रखना, मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 कूलम तो वैसे ही ज्यादा आवेश है, तो इसके कारण इनके बीच में आवेश जैसे ज्यादा, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा बल लगेगा। तो मैं बोलूंगा ये जो 4 कूलम होगा ये इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, -2 कूलम इसको ऐसे आकर्षित करेगा। मान लो ये A है, ये B है, तो ये F A के कारण लगने वाला बल हो गया, ये F B के कारण लगने वाला बल हो गया, और दोनों बलों को मैं क्या कर दूंगा, F A बराबर F B कर दूंगा। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के ऊपर बल कितना हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। फिर वही मेथड जो अपन ने पहले किया था कि इन दोनों के बीच, अच्छा यहाँ पे ये जो दूरी थी 2 मीटर है, करूंगा कैसे मैं इसको मान लूंगा कि मैंने x दूरी पर रखा है इस -2 कूलम चार्ज को, और वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसके कारण आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये आ जाएगा k। अच्छा मैंने अभी बोला था -1 से मतलब नहीं होता हमको, ये 2, और दूसरा आवेश है मेरे पास q, और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी मेरे पास, सिंपल x स्क्वायर। दूसरा एफ बी आ जाएगा, एफ बी किसके कारण, इसके कारण आएगा, तो एफ बी कितना आ जाएगा मेरे पास, k हो जाएगा 4, ये 4, और ये हो जाएगा मेरे पास Q, और ये हो जाएगा R जो इनके बीच की दूरी है मान लो 2 है, 2 प्लस, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा x, यहाँ से यहाँ तक x भी है, तो टोटल या इस चार्ज की और इस चार्ज की जो बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2 + x का स्क्वायर। तो अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, k से k कर जाएगा, k से k कर, q से q कर जाएगा, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी, 1/x² बराबर में 2/2 + x²। अब कुछ भी नहीं करना है, दोनों तरफ रूट ले लो। आप रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपन √2, और ये हो जाएगा अपने पास 2 + x। सिंपल, दोनों की तरफ से रूट हट जाएगा, 2 + x को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये हो जाएगा x√2। अब x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बराबर में x कॉमन आ जाएगा, फिर √2 - 1 बचेगा, और √2 - 1 इसके नीचे चल जाएगा, तो 2/2 √2 - 1 इसके बीच का आंसर आ जाएगा। मतलब इसको आपको -2 कूलम चार्ज से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 2/√2 - 1 दूरी पर रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने पास वैल्यूज आ जाएगी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। 2 आवेश दे देंगे मुझे, अगर दोनों धनात्मक होते हैं या ऋणात्मक होते तो आवेश उनके बीच में ही रखा जाएगा, लेकिन अगर दोनों अपोजिट होते हैं तो आवेश या तो इस चार्ज के इधर रखा जाएगा या फिर इस चार्ज के इधर रखा जाएगा। वो डिपेंड करता है कि किसका मान ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ आपको पता है बल के मान में कमी आती रहती है। तो उसके हिसाब से जैसे अपन ने यहाँ पे जचाया उसी तरीके से अपन को जचाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा कि यार स्थिर वैद्युतिक इलेक्ट्रोस्टैटिक से कूलम्ब बल क्या होता है, दो आवेश के मध्य जो दूरी होती है वो r होती है। F बराबर आया था अपने K Q1 Q2 R²। सिंपल, ये बल आ गया था अपने पास। और K बोला था मैंने एक स्थिरांक होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगर मैं क्या लेता हूँ, अपने पास वैक्यूम लेता हूँ, निर्वात लेता हूँ, ठीक है। और जो ε0 होता है वो क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, क्योंकि K की वैल्यू को अपन 1/4πε0 बोलते हैं।
और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट आएगा मेरे पास वो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है मेरे पास 8.85 सॉरी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करना है, सिंपल आपको बस ये मैंने बताया कि अगर निर्वात के लिए है तो एप्सिलॉन नॉट अपन इस्तेमाल करेंगे, और अगर अपन माध्यम के लिए बात करेंगे तो ये इस्तेमाल करेंगे। फिर अपन ने क्या किया था, एफएम में एफ नॉट का अपन ने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, वैल्यूज इस तरीके से मेरे पास आ गई थी। ठीक है, तो एफ एम अपन ई नॉट बराबर ई नॉट ई एम। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गलती हुई अपन से, ये 1 अप ई आर नहीं, ये 1 अपॉन ई आर आएगा, क्योंकि ई एम अपन एप्सिलॉन नॉट को अपन बोलेंगे ई नॉट। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना तुम लोग, ई एम अपॉन ई नॉट को ई आर बोलेंगे, ये रेशो होगा ई एम अपॉन ई नॉट का, ई एम अपॉन ई नॉट का। ठीक है, आप करेक्शन कर लेना इसको। अब यहाँ पे ये जो आएगा, अच्छा ये बल का मान था कि आपके पास दो आवेश रखे हुए हैं, दोनों 2 मीटर की दूरी पर है, और इनके बीच में अपन ने बल देखा था, तो सिंपल बल निकाला था Fk Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और परावैद्युतांक रखा था, तो यहाँ पे ये 1 अपॉन ई आर आएगी इसकी वैल्यू। तो अच्छा ये ध्यान रखना आप लोग यार कि ई एम अपॉन ई नॉट की जो वैल्यू है वो ई आर होगी। ठीक है, और एफ नॉट अपॉन एफ एम की वैल्यू ई आर हो गई। ठीक है, एफ नॉट अपॉन ई आर इसकी वैल्यू तो 1 अपॉन ई आर आएगा, तो ये आधा हो जाएगा, उसका डबल नहीं होगा, वो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सवाल अपन ने देखा क्यू ये आ जाएगा एफ बराबर 75 गुणा 10⁻9 न्यूटन, और मतलब ऐसे दे रखा था कि दो आवेश है मेरे पास, इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, और इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो 75 गुणा 10⁻9 न्यूटन है। तो आपको पूछा गया था कि चार्ज कितने होंगे, तो चार्ज के लिए आपने क्या किया था, बस सिंपल वैल्यू निकाली थी, क्यू स्क्वायर निकाला, यहाँ पे उसका रूट किया, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा अपन ने देखा कि सवाल कैसे बनता है कि दो आवेश है और इनमें तीसरे आवेश को कहाँ रखें कि इसके ऊपर बल का मान 0 हो जाए। तो फिर मैंने कहा था कि इसकी दो कंडीशन बनती है, या तो दोनों आवेश समान हो या दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो। जब दोनों समान होंगे तो इनके बीच इनको तीसरा आवेश को अपन इनके बीच में रखेंगे। अब दोनों विपरीत होंगे, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो या तो इसको मैं इधर रखूंगा या फिर मैं इसको इधर रखूंगा। तो सिंपल से ये बात कह सकते हैं अपन, और ये डिपेंड किस पे करेगा, अभी मैंने बताया आपको, जिस बल जहां पर आवेश का मान ज्यादा होगा उसके जस्ट अपोजिट पे रखेंगे, क्योंकि पास में रखेंगे तो वो बल का मान ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट अपन ने ये बस इसी का एक सवाल किया था कि अपन ने देखा था ये -2 कूलम आवेश का चार्ज था, यहाँ पर 4 कूलम आवेश का एक आवेश था। ठीक है, तो अभी दो स्थितियां थी मेरे पास, एक ये वाली एक ये वाली, कि मैं कहाँ रखता हूँ तीसरे आवेश को। तो यहाँ रखता तो सिंपल सी बात है कि ये 4 कूलम की वजह से यहाँ पे जो बल आता वो ज्यादा आता, और -2 कूलम बेचारा थोड़ा एक तो दूरी बढ़ा दिया आपने, और एक ये आवेश का मान भी कम है, तो यहाँ पर बल लगता वो थोड़ा सा कम लगता, तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाती, तो यहाँ पर कभी भी बल का मान 0 नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं रखूंगा तो ऑब्वियसली बात है 4 कूलम है, बल ज्यादा है, तो धीरे धीरे कम होते होते क्या पता इसके -2 कूलम की वजह से जो आकर्षण का बल लग रहा है उसके बराबर ही आ जाए। सिंपल, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ये ऐसे सवाल बनते हैं। और एक अपने जो होता है ना, मतलब एक सिस्टम बना के दे देंगे और सिस्टम पे पूछेंगे कि आपको इस पर कूलम बल का मान कितना होगा। चलिए उसको भी कर लेते हैं अपन, बाकी उसको आप करेक्ट कर लेना कि जो ई एम अपॉन ई नॉट है इसकी वैल्यू ई आर आएगी आपके पास। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो किस टाइप का बनता है, मान लो आपको ऐसे बोलेंगे कि दो सिस्टम है आपके पास, मतलब या एक सिस्टम है आपके पास, ये एक वर्गाकार है, इसके ऊपर 4 आवेश रखे हुए हैं इस तरीके से। अब जो इनके बीच की जो दूरी है वो ए है, और मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और आपसे से बोला गया कि आपको डी पर है ना कुल बल का मान निकालना है, कूलम फोर्स का मान निकालना है कि डी पर कुल कितना मान होगा। तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है, पहले तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको हर एक आवेश के कारण बल किधर की तरफ लगेगा। पहले डी पर देख रहा हूं मैं, डी पर मैं देखता हूं कि यार बी पर जो आवेश रखा हुआ है उस आवेश के कारण जो क्यू पर बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, मैं इसको बोलूंगा एफ पी। ठीक है, इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, ये होगा एफ सी। ठीक है, तो अब ये दोनों आवेश के कारण तो बल निकाल लिया, अभी तीसरा आवेश और बचा ये, तो इसके कारण किधर लगेगा भाई, इसकी जो लाइन ज्वाइनिंग है वो इधर होगी ऐसे ऐसे,
इसके कारण जो बल आएगा वो किधर आएगा, इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा एफ ए के कारण। ठीक है, अब आपको करना कुछ भी नहीं है, पहले एफ बी की वैल्यू निकाल लो, एफ सी की वैल्यू निकाल लो, लेकिन आपको बात यहाँ पर देखनी होगी कि एफ और एफ सी की वैल्यू कितनी है। अच्छा, दोनों एक बात और ध्यान में रखना, एफ बी और एफ सी क्या है, दोनों एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों के बीच का जो रिजल्टेंट निकलता है वो किस तरीके से निकलता है बता देता हूँ। मान लो आपके पास एक वेक्टर ए दे रखा है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, इनके बीच का कोण आपको पता है, मान लो थीटा है जो भी, तो इनके बीच का जो परिमाण निकलता है, रिजल्टेंट निकलता है, वो किस तरीके से निकलता है, आर बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए का परिमाण, बी का परिमाण प्लस 2ab cos थीटा। ये थीटा क्या है, उनके बीच का कोण, तो ये 2a का a क्या है, उसके बीच का इसका परिमाण और इनके बीच के कोण का कोसाइन मान। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो दो आवेशों के बीच का। ठीक है, तो अभी आपके पास एफ ए की वैल्यू भी आप निकाल लो, एफ ए की तो वैल्यू भी निकालने में कोई जोड़ भी नहीं आएगा आपको, इनके बीच की जो दूरी है वो निकालनी पड़ेगी। अब देखो ये ए है, ये ए है, और ये पाइथागोरस है, तो पाइथागोरस सॉल्व करोगे तो कितना आएगा इनके बीच की दूरी, अगर मैं एडी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितनी आएगी, वो आएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 2a, तो ये इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, रूट 2a, है ना। तो अब मेरे को क्या करना है, रूट 2a मेरे पास आ ही गया, रूट 2a आ गया, अब इनके बीच की दूरी आ गई, सिंपल सी बात है। अब इस आवेश के कारण इस आवेश के कारण वो निकालना है मुझे रिजल्टेंट, क्योंकि मैं जोड़ूंगा कैसे, मेरे को तो बल टोटल निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल सदिश राशि होता है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री, तो और भी काम आसान हो गया, आपके पास cos थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो ये वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी, तो आपको बस केवल परिमाण की वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं इसको, तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो एफ डैश आ रहा है, वो निकाल लेता हूं मैं, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, रूट ऑफ एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 एफ बी एफ सी cos थीटा, cos 90 लिखूंगा तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 0। तो अब एक बार और देखो, इन दोनों एफ बी की अगर मैं वैल्यू निकालूं, एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी, एफ बी की वैल्यू आएगी के, एफ बी किसके कारण है, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल है, तो मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ए है और दोनों का आवेश है क्यू क्यू, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं बात करना चाहूँ एफ सी की वैल्यू, तो एफ सी के बीच की दूरी भी ए है और दोनों का आवेश है क्यू क्यू, तो मैं बोलूंगा जो एफ सी आएगा वो भी कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, भाई के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एफ सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरे पास, इतनी ही आने वाली है, तो एफ सी और एफ बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो मैं क्या यहाँ पर दोनों को एफ बी लिख सकता हूँ, एफ बी का स्क्वायर, अब क्या होगा, दोनों 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट 2 एफ बी बचेगा, और आपको पता है एफ बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितनी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी इस तरफ कितना, रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एफ ए की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इनके बीच की दूरी रूट 2 है और आवेश है क्यू क्यू, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 ए का स्क्वायर, तो एफ सी की वैल्यू एफ ए की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं कितनी, के क्यू स्क्वायर अपॉन, इनकी बीच की दूरी कितनी है, रूट 2 ए, तो रूट 2 ए का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर रूट 2a इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल आपको वो वैल्यू वहां पर पुट कर देनी है। फिर क्या करना है, दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए, एफ डैश और एफ ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, फिर आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो टोटल जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन ऐड कर देते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, चलो ऊपर कर लेते हैं इसको। ये जो एफ एफ जो कुल टोटल निकलेगा, नेट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एफ डैश प्लस एफ ए के बराबर, एफ डैश आपके पास कितना आया, ये आपके पास आया रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिंपल प्लस, ठीक है, एफ ए कितना आया था भाई, ये दोनों के क्यू स्क्वायर और उनके बीच की दूरी कितनी है, रूट 2 है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 ए का स्क्वायर, सिंपल।
तो ये वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में ले रहा हूँ यहाँ पे कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, देखो √2 बचेगा केवल एक, प्लस 1 अपॉन कितना बचेगा यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। ठीक है, सिंपल, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर तो वो तो बाहर ले लिया मैंने, √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा 2। तो इस तरीके से ये बल आ जाएगा आपके पास के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 + 1/2। तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ सकता है, किया कुछ भी नहीं था मैंने, एक बार इसको वापस और देख लीजिए, किया कुछ भी नहीं था, 4 आवेश आपको दे रखे थे और आपको इस पॉइंट के ऊपर क्या पूछा गया था, बल पूछा गया था। तो इसके कारण इसके ऊपर बल आएगा Fp, इसके कारण इसके ऊपर बल आएगा इस तरफ Fc, क्योंकि प्रतिकर्षण का बल लगेगा और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर की तरफ, लाइन जॉइनिंग इधर है। तो यहाँ पर आपने Fa निकाल दिया, फिर मैंने बोला कि Fb और Fc जो है दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो F' इस तरफ आएगा, बीच का कोण 90 डिग्री है। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब दो सदिश दे रखा उनका रिजल्ट निकालना हो तो क्या होगा, √(a² + b² + 2ab cos θ। तो आपने क्या किया, यहाँ से वैल्यूज निकाल ली। सबसे पहले आपने Fb और Fc की वैल्यू निकाली, आपको पता चला कि दोनों तो वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। इस तरफ देखो जो निकाला था Fc Fb क्या हो जाएगा, k² अपॉन a² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों आवेश जो है वो मान भी समान थे, उनके बीच की दूरी भी समान थी। तो Fa और Fb आपस में क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे। फिर मैंने जो वैल्यू निकाली वो आई √2 k² अपॉन a², ये यहाँ से। फिर मैंने F' की वैल्यू निकाली, F' के लिए मैंने बोला कि यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है वो √2a है। सिंपल, मैंने Fa की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से देखो k² अपॉन √2a² अपॉन k² अपॉन ये हो जाएगा 2a²। तो वैल्यू यहाँ पर पुट करो और क्या कर दो, आंसर निकाल लो, क्योंकि आपको F नेट किधर आएगा भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया। तो ये दोनों गायब मेरे सर्किट से, मतलब क्या जो भी डायग्राम है वहां से। तो F' और अपन Fa बचा, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो F नेट आएगा, F' + Fa हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू पुट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। चलिए, तो इस तरीके के सवाल बनते हैं। इसमें हो सकता था आपसे एक त्रिभुज दे देता और फिर आपसे सवाल पूछता कि यार ये यहाँ पर वैल्यू किस तरीके से मैं फाइंड आउट करूंगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग, आप सभी से। तब तक के लिए थैंक यू।